प्रिय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16 कैसे हमें रोजगार का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि कैसे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हों, लेकिन उनको हम एक रोजगार में समानता बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। हम कुछ ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जिनसे लोगों के बीच असमानता पैदा हो। मैं इस वीडियो में आर्टिकल 16 इस प्रकार कवर करूंगा कि आप हर एक एग्जाम में यहाँ से अगर क्वेश्चन बना, अनुच्छेद 16 से क्वेश्चन बना, तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ सही करके आओगे। बस ध्यान से सुनिए मैं क्या समझा रहा हूँ। भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, उसमें जब संविधान का निर्माण हो रहा था उसमें एक मुद्दा सामने उभर के आया है कि आखिर रोजगार हम किस आधार पर देंगे। अगर भारत सरकार किसी को रोजगार देता है तो किस आधार पर देगा। रोजगार के लिए क्या होना चाहिए। क्या अगर कोई मुसलमान बोलता है कि सरकार से आग्रह करता है कि यह रोजगार मुझे मिलना चाहिए, और हिंदू आग्रह करते हैं कि ये रोजगार मुझे मिलना चाहिए, तो सरकार किसको रोजगार देगी। क्या सरकार रोजगार में समानता बरतेगी या सरकार किसी एक विशेष धर्म के लोगों से जुड़कर सरकार यहाँ पे रोजगार प्रोवाइड कराएगी। लेकिन इसके इस सभी विवादों के बीच एक आर्टिकल एक अनुच्छेद उभर के सामने आया। जैसे एक अनुच्छेद उभर के सामने आया था, वो अनुच्छेद था अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन। आप संविधान देखेंगे, संविधान पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन के अवसर में समानता की बात की गई। लोक नियोजन का मतलब होता है कि जो पब्लिक मतलब होता है, पब्लिक मतलब सरकार मान के चलिए। जैसे लोक नियोजन का मतलब होता है कि सरकार द्वारा जो वैकेंसियां निकाली जाती है, सीधी भाषा में सरकारी नौकरी में समानता की बात की गई है कि सरकारी नौकरी में हम समानता की बात की गई। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के हो, उसके आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। कि अनुच्छेद 16 भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष तरीका से एक एग्जाम कराएं, एग्जाम के माध्यम से लोगों की नियुक्ति करें। क्योंकि अगर एग्जाम के माध्यम से लोगों की नियुक्ति नहीं होगा, सार्वजनिक अगर जो सरकार की नौकरियां हैं और सरकारी नौकरियों में अगर एक निष्पक्षता नहीं बनेगा तो फिर भेदभाव दिखने लगेगा। कि अगर अगर हिंदू धर्म के लोगों को सरकारी नौकरी में जितना अधिकार है, उतना ही अधिकार मुसलमानों का भी है। उतना भी अधिकार जितना हिंदू धर्म के जितना लोगों का है उतना अधिकार मुस्लिम धर्म के अधिकार उतना भी लोगों के हैं। सिख धर्म के लोगों का अधिकार उतना भी है। मान लीजिए बौद्ध धर्म के लोगों का अधिकार उतना भी, सबको एक समान ट्रीट किया गया है अनुच्छेद 16 के माध्यम से। कहा गया कि सरकार कोई भी वैकेंसी निकालती है, अगर सरकार कोई भी नौकरियां लाती है तो नौकरियां एक निष्पक्ष चयन के माध्यम से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक पक्ष को हम थोड़ा सा विशेष महत्व देकर उनको नौकरी में उनको प्रमोट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी जन्म स्थान के हो, अगर नौकरी चाहते हैं उनको नौकरी मिलना चाहिए। अगर भारत सरकार समावेशी मतलब विविधता और समानता को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों को नौकरी मिले, कुछ अगर मान लीजिए मैं बिहार से हूँ और मैं दिल्ली जाता हूँ, तो दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकती कि तुमको हम नौकरी नहीं देंगे। क्योंकि अगर सरकार मतलब सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, सरकार मतलब राज्य की सरकारें, केंद्र सरकारें सब है, सरकार में सब है। मैं सरकार आपको आप लोग अनुच्छेद 12 देखिए, अनुच्छेद 1 पढ़िए, अनुच्छेद 12 पढ़िए, और दोनों से आपको समझ में आएगा कि देश की परिभाषा समझ में आएगी, सरकार के बारे में समझ में आएगी कि सरकार वास्तव में होता क्या है। अनुच्छेद 12 एग्जिट पढ़िएगा आप। अनुच्छेद 12 में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट खोलिए, मैं पॉलिटी का प्लेलिस्ट है, एक भारतीय राज्य व्यवस्था का प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, खोलिए, उसमें देखिए कि सब आर्टिकल में एक ही करके पढ़ाया हूँ। आर्टिकल 12 और 13 पढ़ाया हूँ। तो आर्टिकल 12 और 13 पढ़िए, समझिए, तब आपको समझ में आएगा राज्य का मतलब सिर्फ राज्य नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, लोकल गवर्नमेंट भी होती है, म्यूनसिपैलिटिकल या मुंशी कॉरपोरेशन होता है, या पंचायती राज सिस्टम होता है, या सरकार के अधिकारी होते हैं, सब राज्य में आते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सरकार नौकरियां वैकेंसी ला रही है उसमें समानता की बात करती है। अगर जाति, धर्म, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वंश के हो, अगर वो भारत के हैं उनको नौकरी मिलना चाहिए। अगर लोक नियोजन, इसी तो लोक नियोजन कहते हैं भाई। आर्टिकल में 15 में क्या समझा रहा था कि सरकार किसी प्रकार से लोगों का विभेद नहीं करेगी, वही है। लेकिन सरकार इसमें इसमें एजुकेशन सिस्टम है, सरकार इसमें एजुकेशन सिस्टम की बात कर रही थी। सरकार इसमें एजुकेशन सिस्टम की बात कर रही थी कि एजुकेशन सिस्टम में हम समानता बरतेंगे। यहाँ बोल रहा है लोक नियोजन में, मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब की बात की जा रही है, गवर्नमेंट जॉब की बात की जा रही है, गवर्नमेंट जॉब।
गवर्नमेंट जॉब की बात किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में सरकार कैसे पारदर्शिता बरतती है, कोई धर्म का हो गया, जाति व्यवस्था, वंशानुगत विशेषाधिकार की जो सिचुएशन, इससे पहले देखा गया था कि किसी धर्म को विशेष प्रमोट किया जा रहा था, किसी जाति के विशेष लोगों को कुछ दिया जा रहा था, पूर्वाग्रह जैसी स्थितियां बनी हुई थी कि हाँ किसको हम विशेष देंगे, कुछ अलग धर्म से है या जाति से है या वंश से है। थोड़ी सी समानता की जगह पर थोड़ा असमानता दिखता था, लेकिन सरकार यानी संविधान निर्माताओं ने, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर सबकी समानता की बात की हो, महिला हो या पुरुष हो, सब एक समान है। ऐसा नहीं है कि जितना अधिकार पुरुषों का है उतना अधिकार महिलाओं का है, इसमें भी भेद नहीं होना चाहिए। राज्य के अधीन पदों पर नियुक्ति, अगर कोई राज्य सरकार, जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और बीपीएससी मान लीजिए 1000 सीट लाती है, तो 1000 सीट लाती है तो सबके लिए है भाई 1000 सीट। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ईटीसी जो भी है ये सबके लिए है। सब कोई आवेदन कर सकता है, सब कोई आवेदन करेगा, परीक्षा देगा, फिर साक्षात्कार होगा, फिर नियुक्ति की जाएगी। जो अलग अलग चरण है, उसके माध्यम से ना नियुक्ति होती है। वही कहता है कि सरकार अलग अलग जो पैटर्न है एग्जाम के, ऐसा नहीं है कि हर एग्जाम ऐसे ही होता है, लेकिन आवेदन परीक्षा तो होती ही है, किसी में इंटरव्यू वगैरह होता है, किसी में डायरेक्ट फिजिकल वगैरह होता है, लेकिन जो भी वैकेंसियां हैं सरकार की, उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया ही होनी चाहिए। कि मुख्य सिद्धांत, मतलब कहने का मतलब है कि नागरिकों में समानता की बात की गई है कि हम जो योग्य व्यक्ति हैं उसी को हम प्राथमिकता देंगे, हम पारदर्शी तरीके से एग्जाम लेंगे और राज्य में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सबको नियुक्त करेंगे। आर्टिकल 16 का आता है, आर्टिकल 16 का आता है, सबको हम नियुक्त करेंगे भाई, किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन सब सब चीजें ठीक है, लेकिन बार बार मैं बोलता हूं कि समाज के जो वंचित वर्ग है, अगर उनके लिए सरकार कुछ प्रयास करती है तो उसके खिलाफ नहीं जा सकते। समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, अब ठीक है कि जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया गया है, लेकिन आरक्षण का विरोध करने के बाद भी हमारे संविधान निर्माताओं ने ही हमारे देश की जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, इनको हम कहते हैं एसटी, और इनको हम कहते हैं एससी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। आप लोग बार बार सुनते होंगे एससी एसटी मतलब यही होता है। जो एससी है शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट को 15%, सरकार ने 15% आरक्षण दिया है, और जो शेड्यूल ट्राइब है इनको 7.5% आरक्षण मिला हुआ है। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण दे दिया, क्योंकि इनको पता था कि समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं इनको प्रमोट करना बहुत जरूरी है, इनको ऊपर उठाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आर्टिकल 15 भी कहता है कि इन लोगों के अलग से आर्टिकल 15 में शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की गई है कि वहाँ पे पढ़ने जाते हैं तो उनको उतना अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि समाज से वंचित वर्ग है और उनको कुछ समय के लिए, अगर अगर मैं बार बार आपको बताता हूँ कि अगर एक दो 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 किसी एक बाप के 2 लड़के हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, और दोनों को मेला घूमना है, और मेला में आप कभी गए हो, देखे होगे कि मौत का कुआं ऐसे बना रहता है, ऐसे मौत का कुआं जैसे एक ऐसे संरचना बनी रहती है, और यहाँ पे ऐसे रहता है और लोग यहाँ पे देखते रहते हैं। जैसे मान लो कि 2 लड़के हैं, एक लड़का छोटा है एक लड़का बड़ा है, बड़ा लड़का इस पे चढ़ के यहाँ से झांक कर देख रहा है, लेकिन छोटा लड़का नहीं देख पा रहा है। तो अगर उसके पापा हैं, पापा इसको थोड़ा पुश करते हैं, मतलब गोदी में लेते हैं कि बेटा चढ़ के तुम देख लो, मतलब बराबरी की बात करते हैं, जो ये भी देख रहा है तो तुम भी देखो ना, हल्का समानता की बात की जाती है। तो उस समय समानता की बात करने से मतलब ये नहीं कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, जो छोटा है उसको हम बस तुम्हारे बराबर ही चला रहे हैं ना, आरक्षण यही है, जो छोटा है उसको थोड़ा सा पुश करने के बाद की गई, लो 15% आरक्षण ले लो, तो क्योंकि तुम समाज से वंचित हो 7.5% तुम ले लो। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने ही दिया था कि तुमको कुछ मिलना चाहिए। लेकिन वही है कि बाद में आरक्षण एक राजनीति का मुद्दा बन गया और समाज में चलने लगी, समाज की एक बहुत बड़ा पिष्ट, जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड क्लास, बार बार चर्चा में आता है बैकवर्ड क्लास, जिसको हम अदर बैकवर्ड क्लास भी कहते हैं, इसको ओबीसी भी कहते हैं। बहुत मुद्दा चला कि नहीं है सिर्फ उन्हीं लोगों को आरक्षण क्यों मिलेगा, आरक्षण का मुद्दा, क्योंकि संविधान तो समानता की बात करती है, तो किसी एक पक्ष को ही क्यों अधिकार मिलना चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिलेगा। जैसे आप लोग शैक्षणिक और स्वरोजगार में आरक्षण, आप सामाजिक उत्थान में आरक्षण दे रहे हैं, सिर्फ एक पक्ष को ही क्यों देंगे, मुझे भी मिलना चाहिए। ओबीसी ने भी देश में बहुत सारा विवाद और देश में बहुत सारा आंदोलन से स्टार्ट हो गया। ये बात है 1975 के दशक में,
आपको पता है कि 1975 से लेकर ये मामला लगभग 1995 20 सालों तक, मामला 20 सालों तक चला। और बता दो कि 1947 में देश आजाद हुआ, तभी आरक्षण जैसे प्रावधान डाल इन समाज के वंचित वर्गों के लिए डाल दिए गए थे, SC ST के लिए डाल दिए गए थे। इसी सब मुद्दा को देखते हुए सरकार ने, और मामला जब 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 मुद्दा अनुच्छेद 16 को लेकर विवाद हुआ, विवाद इतना बढ़ गया कि सरकार केस, एक पहला केस जाता है 1963 में, एक केस जाता है जिसमें कहा गया है कि क्या हम लोग जो समाज से वंचित वर्ग है, अदर बैकवर्ड क्लास, क्या जिसको अदर बैकवर्ड क्लास, जिसमें बनिया समुदाय, जादव समुदाय, कुछ मुसलमान समुदाय, कुछ अदर, इस इन्हीं को कहते हैं अदर बैकवर्ड। इसमें स्वर्ण समुदाय के लोग शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें ब्राह्मण, भूमिहार, क्षत्रिय, ये लोग शामिल नहीं है। इसमें वही शामिल है जिनको, जिसे आप याद रखिए, जो जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार जो थे ना, मान लीजिए कि ब्राह्मण क्षत्रिय को छोड़कर, वैश्य को छोड़कर, शूद्र को तो संविधान निर्माताओं ने ही दे दिया था आरक्षण, लेकिन जो ब्राह्मण था, यहां समझिए, ब्राह्मण, मान लीजिए क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मान लीजिए कि शूद्र, शूद्र, मान लीजिए कि वैश्य, वैश्य, तो ब्राह्मणों को और क्षत्रिय को अधिकार नहीं मिला होता, आरक्षण नहीं मिला होता, लेकिन इन शूद्रों को, जो सबसे नीचे पायदान पर थे, टॉप पर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर गलत लिख दिया मैं, शूद्र, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो जो वैश्य थे थर्ड पोजीशन पर थे, ब्राह्मण 1 नंबर पर थे, जो 2 नंबर पे थे क्षत्रिय, वैश्य 3 नंबर पे थे, शूद्र 4 नंबर पे थे। तो समाज से सबसे वंचित वर्ग के लोग थे, तो इनको आरक्षण तो हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ही डालकर, संविधान में ही डालकर दे दिया था। इनको आरक्षण तो उसी टाइम मिल गया था, संविधान निर्माताओं के साथ 1947 में ही इनको आरक्षण मिल गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो जो वैश्य समुदाय के लोग थे, जो वैश्य, जिसको हम वैश्य कहते हैं, तो इन्हीं को बाद में, इन्हीं लोगों को बाद में ओबीसी कहा गया। और इन्होंने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय तो भाई बाहर ही थे, इनको कहा कि मुझे भी आरक्षण चाहिए, कि देश की बहुत बड़ी आबादी है, इनका देश के बहुत बड़ा आबादी है। तो इन्होंने बार बार केस किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, 1963 में मामला गया, जिसको MR बालाजी केस 1963 का था। ध्यान रखिएगा कि सीधे क्वेश्चन पूछता है कि MR बालाजी केस किस मामले से जुड़ा हुआ है। फिर 1992 में बहुत बड़ा एक मामला गया, इंदिरा साहनी केस, जिसको हम, केस कब आया, एक मंडल कमीशन गठित किया उसी 1980 के दशक में, 1980 के दशक में, डेकड में एक मंडल कमीशन गठित किया गया था। और मंडल कमीशन के जैसे गठित किया गया, क्योंकि MR बालाजी केस 1963 में आया था, और इनके बाद एक मंडल कमीशन आया। कौन सा कमीशन? मंडल समिति आया। और मंडल समिति ने हमारे देश के अदर बैकवर्ड क्लास, मंडल समिति ने, दिख नहीं रहा है यहाँ पर ठीक से, मंडल समिति ने हमारे देश के बैकवर्ड क्लासों के लिए, हमारे देश की जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं, उनके लिए क्या किया, तो उनके लिए 27% आरक्षण दे दी। कहा कि इनको 27% आरक्षण दे दिया। अब देखिए, जैसे इनको 27% आरक्षण मिला, बहुत बड़ा एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में, उसको कहा गया मंडल केस, और इसको कहा गया मंडल केस। यही मंडल केस है। मंडल आयोग ने 27% आरक्षण जैसे दिया, और जैसे 27% आरक्षण हमारे देश में लागू शायद, आई थिंक आपको बता दूं कि 1991 में इसको लागू कर दिया गया, 1991 में आरक्षण को लागू कर दिया गया। और जब लागू हुआ 1990 के दशक में, जब लागू हुआ, उसके बाद से तुरंत एक सुप्रीम कोर्ट में केस गया। केस क्या कहा है? इंदिरा साहनी केस के नाम से इसको जाना जाता है, इंदिरा साहनी केस। इन्होंने क्या किया, 1992 का केस है, और इन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल सही, समाज के जो वंचित वर्ग है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण की सीमा फिक्स कर दी। और बोला इन्होंने, इंदिरा साहनी केस में इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आरक्षण फिक्स होगा, आरक्षण फिक्स रहेगा। आरक्षण कितना रहेगा? तो 50%। इन्होंने एक डेडलाइन दे दी कि 50% से अधिक आरक्षण हमारे देश में नहीं हो सकता, ये फिक्स कर दी कि 50% से अलग, फिक्स कर दी कि 50% से ज्यादा हमारे देश में आरक्षण नहीं हो सकता। और कहा कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। पदोन्नति का मतलब ये होता है, इंदिरा साहनी जजमेंट ने कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। अब आप कहेंगे 50% मतलब क्या? अब जोड़ लीजिए ना, देखिए, यहाँ देखिए, 7.5%
प्लस 15% प्लस 27%, इसको जोड़ेंगे ना लगभग 49.5% आरक्षण हमारे देश में 1990 के दशक में लागू हो गया था। 7 5 12 7 19, ठीक तो है। लगभग 49.5% आरक्षण हमारे देश में लागू हो गया था। और इन्होंने कहा कि मतलब डेडलाइन थी 50%, इसको सीमा फिक्स कर दिया, कहा कि इससे ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंदिरा साहनी केस में। और फिर थोड़ा सा बात ये भी कहा कि नहीं, पदोन्नति में आरक्षण, जैसे एक हमारे दलित समुदाय के व्यक्ति है, एक हरिजन समुदाय के है, अगर उसको आरक्षण के माध्यम से नौकरी मिल भी जाता है तो क्या, अगर उसको प्रमोशन चाहिए, क्या प्रमोशन में भी उसको आरक्षण दिया जाए? इंदिरा साहनी केस ने कहा था कि नहीं, बिल्कुल गलत है, प्रमोशन में आरक्षण, पदोन्नति में, प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर एक केस गया, क्योंकि समाज से जो लोग हैं, वंचित हैं, वो अपने अधिकार के लिए इतना जागरूक है, इतना जागरूक है, जागरूक रहना भी चाहिए। तो फिर मामला गया, एक आया केस आया, इसको नागराज केस 2006 को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 2006 के नागराज केस में सरकार ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, कहा कि नहीं, इन लोगों को पदोन्नति में आरक्षण भी दिया जा सकता है। इंदिरा साहनी केस का जजमेंट जिसमें आया था, पहला यहाँ खारिज हो गया। इंदिरा साहनी केस के जजमेंट को पलटकर नागराज केस में 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, पदोन्नति में आरक्षण भी दिया जाएगा। और आरक्षण ऐसे हमारे देश में जो आरक्षण, जो हमारे देश में कुछ समय के लिए 15 सालों के लिए लागू किया गया था, आरक्षण हमारे देश में 15 सालों के लिए। आपको मैं बता दूं, जब 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो कहा गया था कि 1965 तक हम उन वंचितों को आरक्षण देंगे, और फिर आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण को ऐसा नहीं, आरक्षण सिर्फ खत्म कर देंगे, उसके बाद आरक्षण लागू नहीं होगा। लेकिन समझिए, हमारे राजनेता अपने अधिकार के लिए, अधिकार नहीं बोलेंगे इसको, हमारे राजनेता अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लाभ के लिए चुनावी मुद्दा बनाकर आरक्षण को बार बार संविधान में कानून पारित करके, संशोधन करके, बार बार इसको एक्सटेंड करके आज तक हमारे आरक्षण देश में चल रहा है। और सिर्फ जो आरक्षण संविधान निर्माताओं ने मात्र 7.5% एसटी के लिए, 15% एससी के लिए दिया था, वह आरक्षण 50% सीमा क्रॉस कर गई है। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में 2019 में संविधान में 103वां, हमारे भारत सरकार ने 103वां संविधान संशोधन करके, 103वां संविधान संशोधन करके एक कानून लाया और कहा कि ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको हम 10% के आरक्षण देंगे। और इस संविधान पास भी हो गया। यह कोटा सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ठीक है, जब सामाजिक और आर्थिक रूप से गरीबों को आप आरक्षण दे रहे हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप के गरीबों को आप आरक्षण दे रहे हैं, तो आर्थिक रूप से भी गरीब लोगों को भी आरक्षण देना चाहिए। और आरक्षण जैसे ईडब्ल्यूएस जैसे एक आरक्षण भी जन्म हुआ। और आरक्षण की सीमा जो 50% थी, वह सीमा इस टाइम लगभग 59.5 तक पहुंच गई है। आरक्षण की सीमा वो 50 क्रॉस कर गई है। इंदिरा साहनी जजमेंट का दूसरा यहाँ खारिज हो गया। इंदिरा साहनी जजमेंट एक तो 2006 के नागराज केस में खारिज हुआ था, दूसरा 2019 में खारिज हो गया इंदिरा साहनी जजमेंट, जो कहा था कि आरक्षण 50% ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आरक्षण हमारे देश के राजनेताओं की एक एथी बन गई है, एक प्रॉफिट हो गया, एक मुद्दा बन गया, जिसके माध्यम से बार बार इसको बढ़ाया जा रहा है, अलग अलग लोगों को दिया जा रहा है। हो सकता है जब एक पक्ष को मिल रहा है तो दूसरा पक्ष को मिलना चाहिए, जो वंचित है, वाकई में आर्थिक रूप से वंचित है, उनको मिलना चाहिए। और क्रीमी लेयर का भी मुद्दा उभर के सामने आया कि नहीं, कि जो ओबीसी में है, तो इंदिरा साहनी जजमेंट स्पष्ट, इंदिरा साहनी जजमेंट में एक और बात कही गई थी ओबीसी के मुद्दे में, कहा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया गया था, जो लोग समाज, क्रीम लेयर का मतलब होता है ना कि दूध के क्रीम ऊपर के छाली, मतलब समाज में ओबीसी में सब कोई बैकवर्ड नहीं है, समाज के ओबीसी में सब कोई बैकवर्ड नहीं है, कुछ लोग हैं जो बैकवर्ड नहीं है। जैसे ओबीसी हो गया, ओबीसी, तो ओबीसी में कुछ लोग यहाँ पे हैं बहुत अमीर है, कुछ यहाँ पे हैं, तो ओबीसी कहता है कि इन लोगों को आरक्षण दो, इन लोगों को 27% आरक्षण दो तुम। लेकिन जो लोग इतने ऊंचाई पे हैं, काफी पैसा कमा रखे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इनकम है उनको, इनके लिए एक क्रीमी सर्टिफिकेट की बात की गई, क्रीमी लेयर की बात की गई। कहा कि दूध की छाली, ये दूध हो गया, जो छाली जो है उनको निकाल कर फेंक दो, सिर्फ दूध ही ठीक रहेगा, वही क्रीमी लेयर, इसको क्रीमी लेयर कहा गया। तो ओबीसी के अगर जो इनको आरक्षण चाहिए तो इनको क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, और इसके बाद इनको आरक्षण मिलता है। तो क्रीमी लेयर का सिद्धांत आया। देखिए, कुल मिलाकर आरक्षण की बात यही है, इसी के माध्यम से हमारे देश में समानता लाने का प्रयास की गई। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ऐसे ही हमारे साथ बन रहिए। हम संविधान के हर एक महत्वपूर्ण आर्टिकल कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।